प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर, और आज हम एक नए बिंदु पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अरस्तु जो वेस्टर्न थिंकर्स का अपना जो प्रश्न पत्र है उसमें एक महत्वपूर्ण विचारक हैं अरस्तु। ग्रीक विचारकों में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और गुरु शिष्य परंपरा का एक महानतम उदाहरण। प्लेटो, अरस्तु और सुकरात की जो गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन यूनान में पाई जाती है, विश्व की एक महानतम गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण और उसकी एक कड़ी के रूप में अरस्तु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरस्तु को आधुनिक राजविज्ञान में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हैं। इसके पितामह माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे विचारकों ने, भौतिकवादियों ने और अराजकतावादियों ने राज्यवादी विचारधाराओं का बड़े ज़ोर शोर से खंडन किया है। पूर्व में हमने मार्क्स पर भी चर्चा की, तो मार्क्स ने भी राज्यवादी विचारधाराओं का खंडन किया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अरस्तु जो हैं संपूर्ण रूप से बहुत ही सुंदर राज्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं और राज्य को एक प्राकृतिक संगठन की भांति मान्यता प्रदान करते हैं। राज्य को उतना ही प्राकृतिक घोषित करते हैं जितना कि समाज में पाए जाने वाले अन्य संगठन प्रकृति जन्य हैं। इनका मुख्य जो फोकस हैं, मुख्य जो लक्ष्य है, इन्होंने राज्य के स्वरूप, जन्म और राज्य के उद्देश्य का बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। और उनके राज्य दर्शन पर विचार, राज्य पर विचार इतने सुव्यवस्थित, वर्गीकृत और प्रामाणिक हैं कि आज से करीब 2,500 से 3,000 साल बाद भी उनके विचारों से परे नहीं हुआ जा सकता। राजनीति सिद्धांत के मौलिक, राजनीतिक शास्त्र के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें कहीं न कहीं अरस्तु के मौलिकता दिखाई देती हैं और उनकी प्रामाणिकता आज भी स्वीकार की जाती है। उनके राज्य संबंधी सिद्धांतों के कारण ही राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक भी उनको कहा गया है। अपने गुरु प्लेटो की भांति उनका भी एक लक्ष्य था और वो भी ये था कि सोफिस्ट विचारकों के इस मत का खंडन करना कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों की भक्ति पर, कोई शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार इनका नहीं है। अरस्तु ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, ये स्वाभाविक संस्था है। जैसा कि सोफिस्ट विचारकों ने कहा कि राज्य का परिणाम एक समझौतावादी व्यवस्था से उभर करके आया या राज्य समझौते का परिणाम है, तो प्लेटो और अरस्तु मिल ने इस विचार का खंडन किया कि राज्य समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक जन्य संस्था है। अरस्तु ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राज्य प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं और इसका उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं। इस कारण से ये सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ हैं। निश्चित रूप से जितनी भी राज्यवादी विचारधाराएं प्लेटो अरस्तु के बाद में अस्तित्व में आई, उन सभी राज्यवादी विचारधाराओं का मूल स्रोत प्लेटो के इस विचार में ही दिखाई देता है कि राज्य स्वाभाविक हैं, राज्य प्राकृतिक हैं, राज्य का उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, अतः वह सर्वोच्च संस्था है। ये बहुत ही मूलभूत कथन इनका यहाँ पर हैं। नागरिकों की शक्ति पर राज्य का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, ये प्रतिपादन इन्होंने किया क्योंकि राज्य भी प्रकृतिजन्य संस्था है। सोफिस्ट विचारकों ने राज्य को समझौते का परिणाम बता करके नागरिकों पर राज्य की शक्ति को स्वीकार किया या नागरिक शक्ति पर राज्य शक्ति को स्वीकार किया, जबकि ये विचारधारा या अरस्तु का जो विचार है यहाँ पर वो इससे भिन्नता रखता है या उसका खंडन करता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है अरस्तु का। व्यक्ति अपनी प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। उसका मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, स्वाभाविक है, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, इसीलिए राज्य एक सर्वोच्च संस्था भी हैं। और व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी मान करके ये साबित करने का प्रयास किया है कि
राज्य शक्ति के दबाव में आकर के व्यक्ति संगठित नहीं हो रहा है या उसके आदेशों को, कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि मनुष्य स्वाभाविक ही राजनीतिक प्राणी है, वह ऐसा चाहता है या उसकी प्रवृत्ति में ही ये संगठन छुपा हुआ है। तो ये बहुत ही दीर्घकालिक प्रभाव वाला राजनीतिक कथन अरस्तू का है। इनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है और जीवन की आवश्यकताएं नागरिकों को एक दूसरे के समीप लाती हैं। जीवन की आवश्यकताएं नागरिकों को एक दूसरे के समीप लाती हैं और यहीं से राज्य का प्रथम चरण, राज्य संगठन का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। जैसा कि प्लेटो ने भी इसी प्रकार सिद्ध करने का प्रयास किया था कि तीन जो समुदाय हैं, उत्पादक वर्ग हैं, उसका सैनिक वर्ग हैं और शासक वर्ग हैं। तो उत्पादक वर्ग की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आना प्रारंभ हुए। उनका जो मुख्य गुण उन्होंने बताया था वो उनका उत्पादक वर्ग का जो मुख्य कार्य था वो श्रम करना था। सैनिक वर्ग का गुण उत्साह था, जो राज्य की सुरक्षा का कार्य करता था, और शासक वर्ग का गुण विजडम था, वो शासन करने का कार्य उनका होता था। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अरस्तु ने सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य को आवश्यक माना है। जीवन की आवश्यकताओं से जिसकी उत्पत्ति होती है और सद्जीवन की प्राप्ति, सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अर्थात नागरिक राज्य की व्यवस्थाओं को स्वीकार इसलिए करता है कि राज्य की व्यवस्था में ही उसे वास्तविक जीवन प्राप्त होता है, सद्जीवन वह प्राप्त कर सकता है। यदि समाज के आरंभिक रूप प्राकृतिक हैं तो राज्य भी वही स्थिति है, क्योंकि वह उनका चरम लक्ष्य है और किसी वस्तु की प्रकृति उसका चरम लक्ष्य होती है। अरस्तु के शब्दों में जाहिर है कि राज्य प्रकृतिजन्य रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि जो मनुष्य प्रकृति से या मात्र संयोगवश किसी भी राज्य से संबंधित न हो, वह या तो नराधम होगा या तो नराधम व्यक्ति होगा या अति मानव सुपरमैन होगा। उसकी स्थिति तो उस समुदायहीन, नियमहीन, ग्रहहीन व्यक्ति जैसी होंगी जिसकी निंदा की जानी चाहिए। व्यक्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। अपने इस विचार की पुष्टि में इन्होंने दो तर्क दिए, क्योंकि प्रत्येक राज्य प्रकृतिजन्य है और राज्य की प्रारंभिक मूलभूत इकाई अरस्तु व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। केवल जीवन मात्र की आवश्यकताओं के लिए राज्य उत्पन्न होता है और अच्छे जीवन की उपलब्धि के लिए ही कायम रहता है। इस प्रकार सर्वप्रथम अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का ही परिणाम है, क्योंकि यदि परिवार एवं ग्राम व्यक्ति को आत्मनिर्भरता प्रदान कर पाते हैं तो राज्य उसके लिए महत्वहीन हो जाता। इसीलिए ग्राम, परिवार एक दूसरे पर आत्मनिर्भर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर और उनके सहयोगी के रूप में राज्य बनकर कार्य करता है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु विचारशील प्राणी होने के नाते मनुष्य और उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न होती हैं। और सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले सामाजिक संस्था परिवार की स्थापना की, जिसमें पति, पत्नी और दास एक साथ रहते हैं। परिवार में ही हमें राज्य के बीज दिखाई देते हैं, क्योंकि परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं और उनमें एक मुखिया होता है जो स्वामी के स्वरूप में पाया जाता है। और ये स्थिति आगे बढ़ते बढ़ते राज्य के शासक की स्थिति तक पहुंचती है। तो निश्चित रूप से राज्य के बीज मनुष्य की सामाजिक प्रणाली में मौजूद है। मनुष्य की सामाजिक जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें मौजूद हैं। परिवार में राज्य के बीज हैं, क्योंकि परिवार का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। परिवार स्वाभाविक समुदाय हैं, क्योंकि ये संतानोत्पत्ति और सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परंतु केवल व्यक्ति सुरक्षा ही नहीं चाहता है, उसके अन्य अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं।
इसीलिए कुछ परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंधन किया जाता है। लेकिन ग्राम सभी व्यक्तियों की भौतिक, बौद्धिक और मानवीय आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता है, इसीलिए परस्पर कई ग्रामों को संयोजित किया जाता है। अतः ग्रामों के सम्मेलन से नगर राज्य का जन्म होता है और नगर राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम के तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अनन्य और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय हैं। अरस्तु के शब्दों में जब बहुत से ग्राम एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल जाते हैं कि वे केवल एक समाज का निर्माण करते हैं, तब वह समाज राज्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में राज्य कुलों में और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। विकास का जो स्वरूप है राज्य की जो रचना का प्रारंभिक जो समुदायों से ग्राम, परिवार और गांव से आगे बढ़कर के ग्राम और कई ग्रामों से आगे सम्मेलन से नगर राज्य, क्योंकि इस समय में यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे, सिटी स्टेट जिसे कहा गया, और ये बहुत ही छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और जिनकी जनसंख्या भी सीमित हुआ करती थी। संभवतः इतने समय पूर्व जनसंख्या उस दौर के लिए वह भी बड़ी रही होंगी। आज के राष्ट्रीय राज्यों की भांति बहुत बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उस समय नगर राज्य नहीं हुआ करते थे। 3000, 3500, 4000 के आसपास की जनसंख्या वाले नगर राज्य उस दौर में हुआ करते थे। विकास के स्वरूप में इन्होंने सावयवी स्वरूप राज्य का माना है। ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने दिया, जैविक एकता या सावयवी एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया। जिस प्रकार मानव शरीर का संगठन विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, या विभिन्न अंग मिलकर मानव शरीर को पूर्णता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार राज्य के स्वरूप की तुलना भी उन्होंने मानव शरीर के साथ में की और इसी को सावयवी एकता का सिद्धांत भी इन्होंने कहा। जिस प्रकार क्रमशः अंगों के मिलने से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार विकासवादी पद्धति के अनुसार बहुत सारे परिवारों के मिलने से ग्रामों का निर्माण होता है और बहुत सारे ग्रामों के सम्मेलन से नगर राज्यों का निर्माण होता है। तो इस विकासवादी पैटर्न में ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत बताते हुए अरस्तु ये कहते हैं कि निश्चित रूप से जैविक एकता के सिद्धांत इसमें पाए जाते हैं और ये अंग व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम आदि होते हैं। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप सावयवी है या जैविक हैं। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है और इनके विकास की अंतिम परिणति राज्य में होती है। राजनीतिक विकास जैविक विकास माना गया है। अरस्तु के विचारों में राज्य मानो पहले से ही ग्राम, परिवार और व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में होता है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप इसको पूर्णता के अधिक से अधिक निकट ले जाता है। तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक यूनिटी का सिद्धांत बताकर या मानव शरीर के साथ तुलना करके इसके प्रारंभिक स्वरूपों को एक तरीके से भ्रूणावस्था के रूप में इन्होंने बताया कि परिवार या बहुत सारे ग्राम जो हैं उसकी पूर्णता की तरफ ले जाने वाली इकाइयाँ हैं। जिस प्रकार धीरे धीरे भ्रूण के विकास से शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार से इन प्रारंभिक रचनाओं या प्रारंभिक संगठनों के आगे बढ़ने से ही राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार अरस्तु के राज्य संबंधी, उत्पत्ति संबंधी जो विचार हैं वो विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप हैं
और परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्णता की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ता नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति पर उसे नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती हैं और संपूर्णता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण उस मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च और सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो जाती है। तो निश्चित रूप से विकासवादी दृष्टिकोण से इन्होंने राज्य को समझाने का प्रयास किया है और न केवल विकासवादी दृष्टि से बल्कि इसको स्वाभाविक और प्रकृतिजन्य संस्था के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इन्होंने जिस राज्य की कल्पना की और उसकी कुछ विशेषताएं भी इन्होंने स्पष्ट की हैं, या यूँ कहें कि अरस्तु द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र भी हम यहाँ करेंगे। राज्य स्वाभाविक संस्था है। राज्य स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु द्वारा राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में प्रकट किए गए विचारों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य को स्वाभाविक मानते हैं। उसके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा कि अरस्तु ने राज्य और मनुष्य का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रूप से प्रकट किया है और ये कहा कि जो व्यक्ति भूल से या संयोग से या किसी विशेष परिस्थिति से किसी राज्य का नहीं होता है, उसका नागरिक नहीं होता है, तो या तो वह नराधम है या वह अतिमानव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को राज्य का नागरिक होना उसकी आध्यात्मिकता, उसकी भावना, उसकी नागरिकता, उसके राजनीतिक अस्तित्व, उसके सामाजिक अस्तित्व सबके लिए आवश्यक है, या यूँ कहें कि उसके जीवन की पूर्णता के लिए उसे किसी राज्य से संबद्ध होना आवश्यक है। इतना अरस्तु यहाँ पर विचार प्रकट करते हैं। राज्य परिवार का बड़ा रूप होने के कारण ये वैसे ही स्वाभाविक है जैसा कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और निश्चय ही उन स्वाभाविक संस्थाओं का विकसित रूप भी स्वाभाविक है। अरस्तु इसको स्वाभाविक इसलिए भी कहते हैं कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है, स्वाभाविक रूप से हुआ है। उसके शब्दों में मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की प्रकाष्ठा ही राज्य हैं। वे कहते हैं कि राज्य स्वाभाविक है, इसके बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है। वे व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, वह या तो पशु है या देवता है। तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन, इन्होंने कहा राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। स्टेट इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल। व्यक्ति से पूर्व इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के आने से पहले या सामाजिक संगठन के निर्माण से पहले ही राज्य का निर्माण हो गया था, ये कहना यहाँ पर अरस्तु का तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक अलंकृत भाषा के रूप में अरस्तु ये कहते हैं कि पूर्णता पहले आती है और इंडिविजुअलिटी उसके बाद में आती है। तो व्यक्ति इंडिविजुअल है यहाँ पर और राज्य पूर्ण है यहाँ पर। उस कथन को सिद्ध करने के लिए ही अरस्तु ये बात कहते हैं कि राज्य पूर्ववर्ती हैं, या यूँ कहें कि राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति में ही उन्होंने राज्य को माना है। व्यक्ति को प्रकृति से राजनीतिक व्यक्ति माना है, व्यक्ति को प्रकृति से सामाजिक प्राणी माना है। तो ये बातें ये सिद्ध करती है कि व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य के विचार को लेकर के ही जन्म हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उनका तात्पर्य ये था कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। ये कैसे हुआ, इस संबंध में कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, पूर्णता पहले आती है और उसके बाद में अंग आते हैं, इसीलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती हैं। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले हैं, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले हैं।
प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले हैं। राज्य सर्वोच्च समुदाय, राज्य सर्वोच्च समुदाय। राज्य सर्वोच्च समुदाय हैं। सुप्रीम एसोसिएशन, राज्य को सर्वोच्च समुदाय या सुप्रीम एसोसिएशन के रूप में कहा। अरस्तू के अनुसार ये सर्वोच्च हैं। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय हैं। इस दृष्टिकोण से के पक्ष में अरस्तू कहते हैं कि प्रथम, राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाएं होती है। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करती हैं, ये राज्य के अधीन होती हैं और राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरे, राज्य के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होती है, जिससे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताएं, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करती है। इनमें से कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं होती है जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को पूर्णता प्रदान करती हो या उसके संपूर्ण जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हो, बल्कि राज्य ही एक ऐसा संगठन है, राज्य ही एक ऐसा समुदाय है तो मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास करता है, उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या सुरक्षा की आवश्यकता हो, इन सभी को पूर्ण करने का प्रयास राज्य करता है। अतः अधिकतम विकास भी व्यक्ति का राज्य नामक संगठन में ही होता है। तीसरा, राज्य के अंतर्गत कार्यरत जो संस्थाएं हो उनका कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये सभी लक्ष्य निम्नतर होते हैं। इसका कारण ये है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को शुभ और सुखी बनाने का अवसर प्रदान करता है। वे इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्य के रूप में कर सकते हैं, समुदाय या संस्थाओं के सदस्यों के रूप में नहीं कर सकते हैं। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय हैं। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य का स्वरूप जैविक है। राज्य जैविक स्वरूप का है, ऑर्गेनिक यूनिटी का है, लाइक है ऑर्गेनिक, जैविक या आंगिक हैं। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न होते हैं या विभिन्न मिलके संपूर्ण करते हैं, या यूँ कहें कि विभिन्न अंग मिलके शरीर बनाते हैं। प्रत्येक का अपना पृथक कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व और जीवन के हेतु संपूर्ण रूप पर ही निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे हमारे शरीर के किसी अंग को शरीर से हटा दिया जाए तो वह अंग जो है जीवित नहीं रह सकता या कार्य नहीं कर सकता, और उसी के साथ में उस अंग और शरीर की भी अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। उस अंग के अभाव में शरीर द्वारा किए जाने वाले उस कार्य को पूर्णता नहीं हो सकती है, या उस अंग को अगर पृथक कर दिया जाए तो शरीर के अभाव में वह अंग भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार की जैविक एकता जैसे शरीरों में या जैविक शरीरों में पाई जाती है, उसी की तुलना अरस्तु ने राज्य से की है और राज्य को भी एक जैविक संगठन, जैविक शरीर की भांति ही माना है। व्यक्ति, नागरिक, समाज, परिवार और संस्थाएं उसके अंग उन्होंने स्वीकार किए हैं। इनका पृथक पृथक अस्तित्व होते हुए भी इनका वास्तविक अस्तित्व जब है कि ये एक साथ पूर्णता में कार्य करते हैं, क्योंकि राज्य का चरम उद्देश्य, राज्य का चरम लक्ष्य सद्जीवन की प्राप्ति है। व्यक्ति के जीवन का चरम उद्देश्य जो है अपना विकास करना है, चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है, और राज्य का भी यही उद्देश्य है। इसीलिए उसकी पूर्णता, उस संस्थाओं की पूर्णता तब है जब वह अन्योन्याश्रित रहते हुए एक साथ मिलकर के कार्य करें। तो इसी रूप में अरस्तु राज्य को एक जैविक संगठन घोषित करते हैं, और राज्य और व्यक्ति में भी वही संबंध होता है जो शरीर और हाथ में है। उसने ये भी कहा कि जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता से अभिप्राय यह है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है।
पूर्ण निर्भरता, पूर्ण निर्भरता राज्य द्वारा व्यक्ति के सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने की तरफ संकेत करती हैं। वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति का जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है और उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थों में किया है, जिससे उसका अभिप्राय ये है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे एक स्वस्थ, अच्छा, शिक्षित और आध्यात्मिक जीवन भी प्रदान करता है। या यूँ कहें कि मानव जीवन की संपूर्णता राज्य के सह अस्तित्व में है, उससे पृथक रह करके नहीं है। और जो बार बार इन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति राज्य से संबद्ध नहीं है वह या तो पशु है, या देवता है, या नराधम है, या अति मानव है, सुपरमैन है। तो इन सब कथनों का अर्थ यही है कि राज्य से संबद्ध रहकर के ही व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर हो सकता है, वह उसके जीवन को पूर्णता तक पहुंचा सकता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हैं। बारकर यहाँ पर लिखते हैं कि राज्य में ऐसे भौतिक साधन और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाहरी भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव के विकास को संभव बनाती हैं। तो इस प्रकार राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर संगठन है। जैसे व्यक्ति एक अकेला आत्मनिर्भर नहीं है, उसके कुछ विकास के लिए परिवार आवश्यक हैं, लेकिन एक अकेला परिवार भी पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है, उसके कुछ आगे विकास के लिए ग्राम की आवश्यकता है, लेकिन एक अकेला ग्राम भी पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि वह उसके सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की, जो सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए कुछ ग्रामों के अधिमिलन की आवश्यकता है। और इसी प्रकार राज्य तक ये चरम जो कड़ी है वो पहुँचती है, और वह अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वह सबकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक या शैक्षणिक जगत से संबंधित क्यों नहीं हो। इस प्रकार राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। इसके साथ इन्होंने कहा कि नगर राज्य भी एक श्रेष्ठ संगठन है। नगर राज्य अरस्तु, प्लेटो के समय के राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। नगर राज्य एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है या राज्य हैं। नगर राज्य इनके अरस्तु के समय यूनानी राज व्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। इसको सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन भी ये घोषित करते हैं। यद्यपि उनके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंत कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। उसने तो आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में ही किया है। अरस्तु का नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुण और पूर्णता में एक साझेदारी करने वाला है। राज्य विविधता में एकता है। राज्य विविधता में एकता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। अरस्तु के अनुसार राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया और वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में देखना चाहता था, किंतु अरस्तु प्लेटो के एकता संबंधी विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो के समान अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का आदर्श स्वरूप उसकी विभिन्नता में एकता है। उसका निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है। जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों का अनुपम मिश्रण से बनता है, जिस प्रकार मधुर संगीत सृष्टि विभिन्न राग और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर होता है। राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करने के समान है। अर्थात राज्य का विकास ही बहुआयामी है।
एक आयाम पर उसके विकास को आधारित नहीं किया जा सकता है, या उसमें अधिकाधिक एकता प्राप्त करना या एकता की तरफ बढ़ना स्वयं राज्य के विनाश की तरफ बढ़ने के बराबर है। विविधता में एकता स्थापित करने की बात, एक बहुत ही विशिष्ट बात यहाँ पर अरस्तू की है। राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य एक क्रमिक विकास का परिणाम है। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि राज्य विकासवादी पद्धति पर है, न कि समझौतावादी पर, जैसा कि सोफिस्ट विचारकों ने कहा। अरस्तू भी इस विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। उनके अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार स्वाभाविक जीवनधारी का विकास होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक हैं। व्यक्ति, परिवार और ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। अंत में इनके पूर्ण रूप से विकसित हो जाने से ही राज्य के दर्शन होते हैं। तो राज्य एक क्रमिक विकास है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। अरस्तू के अनुसार राज्य मानवीय समुदाय है, तो इसका उद्देश्य मानव सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी अरस्तू कहता है कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। स्टेट इज ए स्पिरिचुअल एसोसिएशन इन मॉरल लाइफ। स्टेट इज ए स्पिरिचुअल एसोसिएशन इन मॉरल लाइफ। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास है। संविधान राज्य की पहचान है। संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तू राज्य और संविधानों का गहरा संबंध स्थापित करते हैं, और अरस्तू ने तो यहाँ तक कहा कि संविधान के निर्माण के साथ ही राज्य का निर्माण होता है, और संविधान के विघटन के साथ ही राज्य का भी विघटन हो जाता है। राज्य और संविधान को इतना अधिक अंतर संबंधित इन्होंने घोषित किया है। ये राज्य की पहचान है, और संविधान में परिवर्तन राज्य के परिवर्तन के समान है। अगर स्थापित संविधान में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से उस राज व्यवस्था का या उस राजनीतिक प्रणाली का भी अवसान होता है जिस पर वह राज्य आधारित था, जिस संविधान से वह राज्य संचालित हो रहा था। तो संविधान राज्य की पहचान है। संविधान के साथ ही राज्य बनता है, संविधान के साथ ही राज्य बिगड़ जाता है। संविधान पर इनके क्या विचार हैं, जिसका हम अगले बिंदु में जिक्र करेंगे। राज्य और शासन में भेद। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन्होंने और कही, वो है राज्य और शासन में भेद। राज्य और शासन में भेद। जैसा कि आज हम सरकार और राज्य में भेद करते हैं, उसका मौलिक दर्शन अरस्तू के इस विचार में दिखाई देता है कि राज्य अलग हैं और शासन अलग हैं। यद्यपि उस समय ये विचार प्रचलित नहीं था जैसा विचार कि आज हम राज्य और सरकार के भेद में करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से संविधानों का जो वर्गीकरण इन्होंने दिया उसके आधार पर इस बात को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। अरस्तू राज्य और शासन में स्पष्ट भेद करते हैं। यहाँ राज्य समस्त नागरिक और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। शासन व्यवस्था में शामिल लोग या शासन को चलाने वाले लोग और राज्य के नागरिक या उस नागरिक समुदाय के सदस्य, इस भेद को ही इन्होंने राज्य और शासन के भेद के रूप में अंकित किया है। तो राज्य तो समस्त नागरिक या गैर नागरिकों का समूह है, जबकि शासन वह समूह है जिसमें शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले, शासन सत्ता को चलाने वाले लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार राज्य और शासन में
इन्होंने भेद किया है। सर्वोच्च सत्ता शासन है। अरस्तु लिखते हैं कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, किंतु राज्य में परिवर्तन तब होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है। तो शासन में परिवर्तन अलग चीज़ है और राज्य में परिवर्तन अलग चीज़ है, इसीलिए राज्य पृथक हैं और शासन भी पृथक हैं। शासन को चलाने वाले व्यक्तियों का एक सूक्ष्म समूह होता है, छोटा समूह होता है जो राज्य के नागरिक होते हैं, लेकिन राज्य तो संपूर्ण नागरिक या गैर नागरिकों से मिलकर बना हुआ एक समुदाय होता है। शासक को अपदस्थ करने के साथ ही शासन में परिवर्तन हो जाता है, जबकि राज्य बना रहता है और तब तक बना रहता है जब तक कि संविधान में परिवर्तन नहीं हो जाता है। अर्थात संविधान में परिवर्तन से ही राज्य में परिवर्तन होता है, शासन में परिवर्तन से राज्य में परिवर्तन नहीं होता है। ये करीब करीब उसी प्रकार का अंतर है जिस प्रकार आज हम शासन और सरकार और राज्य में भेद करते हैं। तो ये इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं अरस्तु की। इसके बाद में राज्य के उद्देश्य और कार्य हैं। उद्देश्य और कार्य जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि राज्य का उद्देश्य उसके नागरिकों को सद्जीवन की प्राप्ति कराना है, उनके जीवन का पूर्ण विकास कराना है। इसी पर आधारित उनके संपूर्ण कार्य हैं। राज्य का अस्तित्व मात्र सद्जीवन के लिए है। यदि उसका उद्देश्य मात्र जीवन बनाए रखना होता तो गुलाम और जंगली जानवर भी राज्य बना लेते, परंतु वे राज्य नहीं बना सकते, क्योंकि न तो जीवन के आनंद में उनका कोई हिस्सा होता है और न ही वे अपनी पसंद का जीवन जी सकते हैं। राज्य का अस्तित्व मैत्री के लिए या अन्याय से सुरक्षा के लिए भी नहीं होता है, न परस्पर संसर्ग और विनिमय के लिए ही होता है, क्योंकि तब तो टायरेनियम और कार्थेजिनियम तथा वे सब लोग जिन्होंने एक दूसरे के साथ वाणिज्यिक संधियां कर रखी हैं एक ही राज्य के नागरिक होते हैं। अतः निष्कर्ष है कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र साहचर्य के लिए नहीं है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्य और उद्देश्यों के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण रचनात्मक और सकारात्मक हैं। उनका दृष्टिकोण लाक और स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादियों के नकारात्मक और विध्वंसात्मक दृष्टिकोण से पूर्णतः भिन्न है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अतः इसका कार्य केवल बुरे कामों और अपराधों को रोकना ही नहीं वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। जैसा कि पूर्व में हम वर्णित कर चुके हैं कि वह राज्य को एक आध्यात्मिक संगठन भी घोषित करते हैं। केवल मात्र सुरक्षा ही राज्य का उद्देश्य नहीं है, केवल मात्र संसार व्यक्तियों को सामूहिक जीवन यापन कराने में सहायता प्रदान करना ही राज्य का उद्देश्य नहीं है, बल्कि राज्य का उद्देश्य तो व्यक्ति के जीवन के उदात्त उद्देश्यों से संबंध रखता है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य उसके अंतिम स्थिति को प्राप्त कर लेना है या चरम सुख को प्राप्त कर लेना है या उसके चरम विकास को प्राप्त कर लेना है, उसी प्रकार राज्य का उद्देश्य उनको पूर्णता प्रदान कराना है। अर्थात राज्य और व्यक्ति के उद्देश्यों में किसी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है। अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना राज्य का कार्य है, राज्य का उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हों, अपितु नैतिक प्रोत्साहन और प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बने। उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण ये एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से ओतप्रोत है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन के मुख्य तत्व हैं और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाहरी साधन अपरिहार्य हो जाते हैं। बाहरी साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना गया है। अरस्तु आनंद को सत से पृथक नहीं मानता है। राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है माना है। शिक्षा को कुछ अर्थों में अरस्तु ने प्लेटो से भी अधिक महत्व दिया है। शिक्षा राज्य का कार्य नहीं, अरस्तु के विचार
से एक प्रमुख कार्य है। लॉक ने कहा कि शिक्षा राज्य का नहीं परंतु अरस्तू के विचार में प्रमुख कार्य है। इसकी संस्थाओं का उद्देश्य मनुष्य को उत्कृष्ट बनाना है, न केवल बौद्धिक विकास करना या नैतिक विकास करना। बौद्धिक और नैतिक विकास के स्तर पर बाल्यकाल से ही बल्कि उनके संपूर्ण जीवन के दौरान उत्थान करना है। इस प्रकार राज्य नागरिक के लिए पाठशाला होना चाहिए, अर्थात राज्य का नागरिक की शिक्षा से भी संबंध है। इसके साथ ही शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही राज्य का ये कार्य भी माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयास करें, नागरिकों के लिए अवकाश जुटाने का प्रयास करें, जिसको इनके दास्ता सिद्धांत में भी जो है कहा गया है। और नागरिकों का जो वर्गीकरण इन्होंने किया उसके आधार पर राज्य संचालन के लिए या राज्य संचालन की योग्यता अर्जित करने के लिए व्यक्तियों के उस समूह के पास अधिक से अधिक समय होना चाहिए और उसे व्यक्तिगत कार्यों या पारिवारिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, जिससे वह राज्य को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सके। जिस प्रकार प्लेटो के अनुसार शासन करना सर्वोच्च कला है, श्रेष्ठ कला है, उच्चतर कला है, उसी प्रकार अरस्तू भी इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए राज्य को ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके नागरिकों को वह अवकाश जुटा सके, उनको अवकाश दे सके, जिससे व्यक्ति अपना नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कर सकें। ये भी कार्य और उद्देश्य राज्य का इन्होंने निर्धारित किया है। क्योंकि अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन का निर्माण है और ये अवकाश से ही संभव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्राप्तियों के बावजूद भी अगर उसे उसकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार अवकाश की प्राप्ति नहीं होंगी तो वह उन चरम परिणतियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो सारी भौतिक सुविधाएं उसके पास होते हुए भी उसे प्राप्त करनी चाहिए। उन नैतिकताओं का विकास नहीं कर पाएगा या आध्यात्मिकता को उस स्तर पर नहीं प्राप्त कर पाएगा जिस स्तर पर वह कर सकता था, जिस स्तर पर करने की उसकी जो क्षमता थी सार्थक नहीं हो सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में राज्य के कार्य और उद्देश्य के क्षेत्र के बारे में अरस्तू के विचार ये स्पष्ट करते हैं कि वे राज्य के अत्यंत व्यापक कार्यक्षेत्र का समर्थक था, क्योंकि समर्थक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि वे राज्य को न कोई वर्गीय संस्था मानता था, न राज्य को कोई अतिवादी संस्था मानता था, न राज्य को वह बाध्यकारी संस्था मानता था, न राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाली संस्था वे मानते थे। वह तो केवल राज्य को एक सद्विवेक की प्राप्ति का एक साधन मानते थे, सद्जीवन की प्राप्ति का साधन मानते थे और व्यक्ति की पूर्णता राज्य में ही स्वीकार करते थे, प्रकृतिजन्य स्वीकार मानते थे राज्य को। इस कारण से व्यापक कार्यक्षेत्र का समर्थन किया। जहां ग्रीन लॉक जैसे आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्यक्षेत्र की चर्चा करते हैं, वहीं अरस्तू ने घोषणा की कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहें। तो इस प्रकार राज्य का उद्देश्य और राज्य का कार्यक्षेत्र इन्होंने विस्तृत रूप से स्वीकार किया है। धन्यवाद।